नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम जानेंगे आप पर किसी व्यक्ति ने चेक का झूठा मुकदमा कर दिया है, यानी कि वो आपके पैसा नहीं मांगता है, फिर भी आपके चेक का प्रयोग कर उसने आपके ऊपर चेक का मुकदमा लगा दिया है। तो जिस व्यक्ति ने चेक का मुकदमा लगाया है उसको कानूनी भाषा में परिवादी कहते हैं। उस परिवादी से कोर्ट में सही तथ्य किस प्रकार से आप उगलवाएं, यानी कि किस प्रकार से उस परिवादी के मुंह से सही बात कहलवाएं, ये इस वीडियो में अपन जानेंगे। यानी कि परिवादी की जो कोर्ट में परीक्षा होती है जिसे जीरा कहते हैं, उस जीरा में परिवादी से क्या क्या पूछे आप कि वो अपने आप सही बात बता दे। तो जब भी परिवादी अपनी जीरे में आएगा तब आपको कुछ प्रश्न जो मैं बता रहा हूं वो पूछना है, ताकि क्या है परिवादी सही बात बता दे। एक बात मैं आपको बता दूं कि परिवादी कोर्ट में पहले तैयारी करके आता है, यानी उसको भी उसके वकील साहब बताएंगे ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना। तो उस चीज को अपने को तोड़ना है और उसे सही चीज उगलवानी है। तो सही चीज उगलवाने के लिए देखो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो परिवादी से ऐसे प्रश्न पूछने हैं, कुछ प्रश्न ऐसे पूछने हैं जिससे वो हताश हो जाए, ठीक है ना, यानी निराश हो जाए, उसको लगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जितने प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे किसी का उत्तर नहीं आ रहा है। तो हताशा करने वाले प्रश्न पूछने पहले जरूरी है। उसके बाद अपन जो परिवादी से प्रश्न पूछेंगे जिससे कोर्ट को यह लगे कि वो झूठ बोल रहा है। फिर तीसरा जो आपका जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे से संबंधित प्रश्न जिसकी आपने प्लानिंग बना रखी है। जनरली एडवोकेट क्या करते हैं कि इस टॉपिक पे प्रश्न पूछते हैं, इन दोनों टॉपिक पर प्रश्न जो चेक के मुकदमे के एक्सपर्ट नहीं है वो नहीं पूछते। तो उससे क्या होता है कि प्लानिंग वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो आदमी हताश नहीं होता है और कोर्ट को भी सत्य और झूठ का पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को हताश करने का मतलब ये हुआ कि उससे ऐसे प्रश्न पूछो कि उसको किसी का भी उत्तर पता नहीं हो। जैसे अपन ने उससे पूछा कि आपका जो चेक रिटर्न हुआ ना, उस रिटर्न मेमो के नंबर क्या है। तो निश्चित रूप से रिटर्न मेमो के नंबर उसे याद नहीं रहेंगे, वो बोलेगा मुझे याद नहीं। फिर आपने उससे पूछ लिया कि आपने जो नोटिस दिया उसके एडी के नंबर क्या है। तो एडी के नंबर भी याद रखना संभव नहीं है, तो बोलेगा मुझे याद नहीं। फिर आपने उससे पूछ लिया कि आपके जो मुकदमा आपने चेक का रखा ना उसके नंबर क्या है, वो बोलेगा मुझे मुकदमा नंबर भी याद नहीं। फिर आपने उससे पूछ लिया कि आपने जो चेक का मुकदमा कोर्ट में पेश किया उसकी जांच कौन सी दिनांक हुई, वो बोलेगा जांच की दिनांक मुझे मालूम नहीं। यानी कि अपन उससे 5-10 प्रश्न ऐसे कहलवाना चाहते हैं कि उससे हर प्रश्न का उत्तर यह है कि मुझे मालूम नहीं मालूम। उससे क्या है वो हताश हो जाएगा कि जो वकील साहब ने मेरे को तैयारी कराई है वो तो पूछ ही नहीं रही है, तो अलग ही बात पूछ रहे हैं। तो उससे उसके मन में भारी हताश आ जाएगी। फिर उससे पूछ लिया कि चेक नंबर क्या है, यह भी बहुत कम लोग याद रखते हैं। और मान लो उसने बता भी दिया, एक नंबर भी गड़बड़ बता दिया तो आपका मुकदमा पूरा ही आपके पक्ष में निकल जाएगा। तो इससे चेक नंबर पूछना है कौन सा चेक नंबर दिया था आपको। फिर उससे पूछ लो कि अभियुक्त के अकाउंट नंबर क्या है, वो बोलेगा मालूम नहीं या पता नहीं। फिर उससे पूछ लो कि आपके अकाउंट नंबर क्या है, वो बोलेगा मालूम नहीं। ये हो गया। फिर उससे पूछ लो कि आपने जो शपथ पत्र पेश किया है वो कौन सी दिनांक को पेश किया, उसमें भी वो बोलेगा मुझे मालूम नहीं। या फिर उसे एक प्रश्न और पूछ लिया कि आपके गिरफ्तारी का वारंट जो अभियुक्त के निकला ना वो कौन सी तारीख को निकला, तो भी वो बोलेगा कि सर मुझे मालूम नहीं। फिर उसे पूछ लो कि आपने एनए एक्ट में मुकदमा किया ना, उस एनए एक्ट का पूरा नाम क्या है, बोलेगा मुझे मालूम नहीं। एक प्रश्न और पूछ लो, परेशान तो उसे करना ही है कि वकालतनामा लगाया, हाँ, कि वकालतनामा के नंबर क्या है, वो बोलेगा मालूम। यानी ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको हताश करने के पूछ ले। मुकदमा जीतना हारने से इन हताशा वाले प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है। ये
क्लाइंट जो परिवादी है उस परिवादी को कटघरे में खड़ा करने के बाद जो बाहर जो ऐसी बात करता है ना, चौराहे पे बैठ के, दुकान में बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठा बैठा या कार में बैठ के, वैसी बातें वो कटघरे में नहीं करेगा। कटघरे में सामने जज साहब बैठे होंगे, उधर पुलिस खड़ी होगी, 5-10 वकील खड़े होंगे, कई लोग उस पर निगाह होगी और जो वो बोल रहा है वो लिखा जाएगा। वैसे ही आदमी आदत हड़बड़ा जाता है। और जब लगातार 5-10 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जिसका उत्तर उसे मालूम नहीं, तो अब जिस मुकदमे के संबंध में वो बयान देने आया है उस मुकदमे के संबंध में आप प्रश्न पूछ रहे हो, उसको मालूम नहीं है, तो उसका आधा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ जा रहा है। तो अपन ने उसका जो दिमाग है ना वही पहले खराब करना है, क्योंकि जब दिमाग उसका खराब होगा तभी तो वो अपने पक्ष में बात बोलेगा, बाकी बात बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके दिमाग खराब करने के लिए प्रश्न, कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं, मगर मेन प्रश्न बताए जो जिसका उत्तर उनको लगातार यही बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं। कोई स्टूडेंट होता है जो मौखिक परीक्षा में जब सर उसे पूछते हैं ये बता मालूम नहीं, तो 5-10 प्रश्न के उत्तर उसने दे दिए मालूम नहीं, तो फिर वो जो याद है वही भूल जाएगा। तो हताश करके जो याद करके आया उसको भूलाना। फिर आपको कुछ प्रश्न है ऐसे जिससे कोर्ट को लगे कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, जैसे क्या आप उससे पैसा मांगते हो, उसके चेक के अलावा और कोई लिखा पड़ी? वो बोलेगा नहीं की। अगर वो की तो आप बोलोगे लाओ, तो क्योंकि चेक में अमाउंट तो ज्यादा फर्क है, लिखा पड़ी अगर होगी तो कम अमाउंट होगी, इसलिए वो बोलेगा लिखा पड़ी नहीं की। फिर आपने पूछ लिया कि पैसा किसके सामने दिया। अगर वो कुछ नाम बोलता है तो उस गवाह को आप बुलाओगे, नहीं बोलता है तो कोर्ट को लगेगा कि यार पैसा इतना बड़ा दिया, लिखा पड़ी भी नहीं की, किसी के सामने भी नहीं दिया। फिर आपने पूछ लिया कि जो पैसा आप जो देना बता रहे हो क्या वो आपने उस दिन बैंक से निकाला? बैंक से निकाला तो आप स्टेटमेंट मंगा लोगे, स्टेटमेंट लाओ, उस दिन निकला क्या आपका, उससे 10-15 दिन पहले निकला क्या, तो वो भी वो मना ही करेगा, जिससे कोर्ट को लगेगा झूठ बोल रहा है। फिर बैंक से निकलेगा तो आप कहां से लाए? किसी व्यक्ति से उधार लाए तो नाम बताओ, वहां तो बताना ही पड़ेगा उसको, वहां यूं तो नहीं बोल सकता मैं मेरी मर्जी हो जहां से लाया, ऐसा नहीं चलेगा, कोर्ट कटघरे में खड़ा हो। तो कहां से लाया, जिस व्यक्ति का नाम लेता है उसको आप फिर गवाह में बुलाओगे। फिर ये कि इससे पूर्व आपने कितनी बार इस व्यक्ति को पैसा दिया। वो बोल रहा है मैंने तो 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया। तो बड़ा अमाउंट कोई भी व्यक्ति एक साथ देता, पहले भी उसकी कुछ पैसे उसने दिए क्या किसी आपको, तो बोलेगा हाँ दिए, तो लाओ, उसके कोई लिखा पड़ी होगी, नामा जमा किया होगा, या चेक से गए तो आपके खाते में आएगा, उसके संबंध में स्टेटमेंट लाओ, तो वो भी इसमें प्रश्न का उत्तर क्या बोलेगा, नहीं। फिर क्या जो आपने पैसा दिया है क्या वो आपने इनकम टैक्स में दर्शाया है? अगर वो बोलेगा इनकम टैक्स दर्शाया तो लाइए, आपकी इनकम टैक्स की शीट लाइए, तो उसको लानी पड़ेगी। नहीं दर्शाया है तो इसका मतलब मामला संदेह में है। फिर उससे पूछो जो चेक है, ये जो चेक होता है ये आपके दस्ताक्षर है, बाकी तो क्या है कि जो झूठा चेक का मुकदमा करते हैं ना और राशि वही भरते थे, नाम और राशि किसने भरी, तो वो यूं बोलता है कि अगर मैंने भरी है तो इसका मतलब है कि साहब हमारा खाली चेक था, वो बोलता है सामने वाले भरी नहीं, इस व्यक्ति ने भरी है जिसके दस्ताक्षर है, तो आप तुरंत बोलोगे कि साहब हमारी राइटिंग की जांच कराओ, मैंने नहीं भरी। और वो बोलता है किसी अन्य व्यक्ति ने भरी है तो उसका नाम बता, इस मामले में वो फंसेगा। फिर आपके इतना बड़ा पैसा आपने दिया था, आपके पास कोई गवाह है क्या? वो बोला गवाह नहीं, यानी कि वो कोर्ट के सामने कह रहा है कि मैंने जो पैसा दिया उसकी मेरे पास कोई लिखा पड़ी भी नहीं है, किसके सामने मैंने किसी के सामने दिया कोई गवाह भी नहीं है, बैंक से भी मैंने नहीं निकाले, कहाँ से लाए ये भी उसको पता नहीं है, पूर्व में इसको कोई पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स में भी नहीं दर्शा रखा, और चेक पर लिखा पड़ी भी किसने की उसको पता नहीं। तो एक जुडिशियल अधिकारी को ये लगता है कि जज भी इंसान है, तो समझ जाते हैं कि यार मामला ये कहीं ना कहीं तो झूठ ही बोल रहा है, बस सिर्फ इसके पास एक चेक है जिसका इसने दुरुपयोग कर लिया, बाकी सारी बातें ये झूठ बोल रहा है, और वो आदमी भी थोड़ा हताश हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछने भी जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के सामने सच्चाई लाना बहुत ही जरूरी है। अब जो आपके जो परिवादी जो जिरा करोगे उसमें मेन जो होती है जो कोर्ट में काम आएगी, और जो आपके मुकदमा में हार और जीत का मेन आधार ही यही प्लानिंग है। बाकी ये दोनों जो मैंने बताया ये सिर्फ उस परिवादी को माइंडली गेम है, परिवादी को माइंडली हताश करने वाला मामला है।
अब प्लानिंग वाले मामले, जैसे कि मैं पहले और वीडियो बना चुका हूं कि हर चेक का मुकदमा बिना आप किसी प्लानिंग के, किसी योजना के आप नहीं जीत सकते। आप सिर्फ कोर्ट में जा रहे हो, सिग्नेचर करके आ रहे हो और आपके वकील साहब से मिल के आ रहे हो, उनको जो फीस दे के आ रहे हो, और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि किस प्रकार से आपका चेक गया, कोर्ट के सामने ये बात आप साबित नहीं कर पाओगे तो आपके पक्ष में मुकदमा आना मुश्किल है। तो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। क्या प्लानिंग, किस मुकदमे में किस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए, हर मामले में अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो आपका चेक गुम हो गया तो उसकी पूरी प्लानिंग अलग होगी, या आपका चेक जो उसको आपने खाली दिया हस्ताक्षर वाला और उसने उस पर ज्यादा राशि पर ली तो उसकी पूरी एक प्लानिंग होगी, या आपने जिस व्यक्ति को चेक दिया उसने चेक नहीं लगाया और किसी अन्य व्यक्ति ने को उसने चेक दे दिया और उसने चेक लगाया। चेक जैसे मान लो कि आपने मुझे दिया और मैंने मुकदमा नहीं करके किसी अन्य व्यक्ति से करा दिया, यानी कि अन्य व्यक्ति को मैंने दे दिया और उसने मुकदमा कर दिया। या आपके कोई लेन देन के मामले में कोई चेक था और वो लेन देन हो चुकी है और चेक उसके पास रह गया जिससे उसने चेक का गलत उपयोग कर लिया। तो यानी कि आपके इन मामले में से किस प्रकार का मामला है, ये जो मेरा नंबर दे रखे हैं 8619876831, आपके जो प्लानिंग है इस मुकदमे में कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके आपने अब तक क्या क्या किया है और अब क्या करने वाले हो इसके संबंध में मुझसे सलाह लेके आपकी एक प्लानिंग आप बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपने चेक आपका गुम हो गया तो क्या आपने बैंक में स्टॉप पेमेंट कराया, क्या आपने थाने में रिपोर्ट दी, ठीक है, क्या आपने कोई गवाह पेश किए। जैसे उस व्यक्ति ने और भी कई लोगों मुकदमे कर रखे हैं तो उन मुकदमों की क्या आपके पास कोई लिस्ट है, या वो व्यक्ति खुद ही 5-10 हज़ार रुपये कमाता है और 10 लाख देने को रहा तो उसकी कोई जो पे स्लिप आपने कोई निकाली है, या उसको आपने 3 चेक दिए और एक चेक का मुकदमा उसने कर दिया, 2 चेक और पड़े तो उन 2 चेक को लेने का कोई आपने काम किया है, कोर्ट में आवेदन किया है या नहीं किया है। या जो आपके जो चेक उसने भर दिया है और आपके सिर्फ हस्ताक्षर है तो क्या आपने एफएसएल यानी जांच है तो उस चेक को भेजा है, जांच हो क्या है भाई हैंड राइटिंग किसकी है, इस संबंध में कोई आवेदन किया है या नहीं किया। यानी कि जो आप मुकदमा लड़ रहे हो उसमें आपकी बिना प्लानिंग के कुछ भी होने वाला नहीं है, एक प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। फिर आपके गवाह कौन कौन है, आपने कब उसको पैसा दे दिया, कब उसने आपके ऊपर चेक का मुकदमा लगाया, अगर एक साथ 2 चेक के मुकदमा लगा दिया तो दोनों में गैप क्या है, क्या 1 महीने भर 2 महीने गैप है तो जब पहले वाले पैसे नहीं दिया तो दूसरी बार तेने और पैसा क्यों दिया। या 2 चेक एक ही तारीख को डाल दिए, मान लो कभी कोई क्या करते हैं 10 लाख भर देते हैं और 2 चेक डाल दिए, एक 7 का और एक 3 का, तो जब तारीख एक ही है तो 2 अलग अलग चेक क्यों देगा, 10 का एक ही दे देता। उस पर भी आपके क्या प्रश्न है। यानी कि आप जो चेक का मुकदमा लड़ रहे हो उसमें आपकी फिक्स एक प्लानिंग होनी चाहिए, और जब आपकी प्लानिंग होगी तो निश्चित रूप से आपको चेक का मुकदमा जीतेंगे। अभियुक्त क्या करता है कि अभियुक्त के मन में कुछ लोग या कुछ कानून के जानकार भी जो इनको पूरी पक्की जानकारी नहीं, वो दिमाग में बात भिड़ देते हैं कि तेने चेक दिया तेरे तो हार निश्चित है, तो पहले से हताश हो जाता है। आपने चेक दे दिया, भले पैसे लिए और कुछ पैसे थोड़े पैसे वो मांग भी रहा, उसने ज्यादा पैसे भर दिए तो अपराध तो उसने किया, तो फिर उसके मन में डर नहीं है, आपके मन में क्यों डर है, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करोगे। आप जब कार्रवाई करोगे और दम लगा के लड़ोगे तो मुकदमा आपके पक्ष में आया जाएगा। आपकी किसी भी प्रकार की कानूनी चेक के संबंध में जानकारी या जमीन संबंधी मुकदमे के संबंध में जानकारी है चाहिए तो मेरे जो नंबर है उस नंबर पर आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी कोई गौशाला यानी कि जहाँ गायों को रखते हैं वहाँ पर 500 रुपये की रसीद कटवानी है और रसीद मेरे व्हाट्सएप करनी है, तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। ये इसलिए ताकि मेरे बेकार फ़ोन नहीं आए और जिसको ज़रूरत है उसी के पास फ़ोन जाए। तो मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।